हेलो स्टूडेंट्स, पौधा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के पेपर थर्ड के अंदर हमारा टॉपिक ओजेनेसिस अर्थात अंडजनन, जिसका हम ग्रोथ फेज पढ़ रहे थे और ग्रोथ फेज को ही आगे हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर भी। देखिए, हम चर्चा ये कर चुके हैं oogenesis की ग्रोथ फेज स्पर्मेटोजेनेसिस की ग्रोथ फेज की तुलना में बहुत अधिक बड़ी होती है। क्लियर कंसेप्ट है oogenesis, और इसका सीधा स्पष्ट रीजन भी हम ये जान चुके हैं। क्योंकि अंडाणु के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। कंप्लीट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ऊर्जा, पोषण, है ना, और संचित खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। वो सारी व्यवस्था एक अंड कोशिका को करनी होती है। इसलिए अंड कोशिका के निर्माण के दौरान जो ग्रोथ फेज आती है, वो ग्रोथ फेज बहुत लंबी अवधि की होती है, जिसमें भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों का संश्लेषण और संग्रहण संचय किया जाता है, इसलिए बड़ी होती है। लेकिन देखिए, ग्रोथ फेज को हमने दो भागों में बांटा। पिछले वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं। ग्रोथ फेज को हमने बताया, एक को प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज और एक को विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज बोला था। अब हम विटेलोजेनेसिस वाली ग्रोथ फेज के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। इनको हमने बांटा था पीतक पूर्व वृद्धि काल, पीतक पूर्व वृद्धि काल और दूसरा पीतक वृद्धि काल। इस तरीके से दो भागों में बांट के हम कंप्लीट ग्रोथ फेज को पढ़ रहे हैं। पीतक पूर्व वृद्धि काल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पीतक वृद्धि काल की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, पीतक वृद्धि काल वो ग्रोथ फेज की वो अवधि है जिसके दौरान पीतक का निर्माण होता है, पीतक का संश्लेषण होता है और संचय भी किया जाता है, यानी संग्रह भी किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें तो पीतक एक्चुअल में है क्या। पीतक, अब देखिएगा, ग्रोथ फेज से यानी पीतक निर्माण से पहले जो चीजें कोशिका के अंदर यानी अंड कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में, प्रोटीन के रूप में और वसा के रूप में जो अन्य कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, इसमें अन्य कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखिएगा, पीतक बनने से पहले एक अंड कोशिका में जो ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स जो थे, वो अब सम्मिलित रूप से, ये सारे के सारे सम्मिलित रूप से क्या बना रहे हैं, पीतक का निर्माण करेंगे। इन सब को मिला करके क्या बन जाएगा, पीतक बन जाएगा। कब, पीतक वृद्धि काल के दौरान योग का निर्माण होगा, ठीक है। अच्छा, और वैसे सम्मिलित रूप में हम रासायनिक दृष्टि से देखें तो योग को है क्या, योग एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। आपको ये सब बहुत अच्छे से याद रखना है, समझ में आ रहा होगा। ग्लाइकोजन और ग्लाइको, ये ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज कर सकते हैं, लाइको फॉर लिपिड यानी वसा के लिए, प्रोटीन है। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये सारे मिलकर के ही कंबाइंड में सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं, योग का निर्माण करते हैं। और ग्रोथ फेज के जिस समय में, जिस काल में पीतक का निर्माण होता है, वो पीतक वृद्धि काल कहलाता है, ठीक है। इसमें केवल क्या होगा, भविष्य के लिए भ्रूण के पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन या पोषण पदार्थ संचित किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमको ये समझना है, जो पीतक बनता है इसका निर्माण होता कैसे, पीतक का निर्माण किस प्रकार से होता है।
हमें समझ में आया पीतक ग्लाइकोलाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ये किस प्रकार से पीतक बनता है और कहाँ पर बनता है, क्या इसकी प्रोसेस है, इसकी रासायनिक और भौतिक प्रकृति क्या होती है, फिजियोकेमिकल नेचर किस प्रकार की है, योग की, उन सब के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा पीतक निर्माण की जो क्रिया है उसको विटेलोजेनेसिस बोलते हैं। पीतक जनन, पीतक जनन, विटेलोजेनेसिस। ठीक है, विटेलोजेनेसिस क्या है? एक अंड कोशिका के अंदर जुवेनाइल हार्मोन, वयस्क हार्मोन जिसको कह सकते हैं हम, जुवेनाइल हार्मोन या अन्य अंडाशय वाले जो हार्मोन होते हैं या अन्य पदार्थों के द्वारा, है ना, परिपक्वता आने के पश्चात भ्रूण के पोषण की पूर्ति के लिए जिन जिन पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है उनको संश्लेषण करने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, घटना है, चक्र है, वो क्या है? पीतक जनन। बात समझ में? शब्दों पर गौर करना है। जुवेनाइल हार्मोन की सहायता से, अन्य हार्मोन की सहायता, अंडाशय हार्मोन की सहायता, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की सहायता से, है ना, एक परिपक्व अवस्था में भ्रूण के पोषण की पूर्ति के लिए पदार्थों को संचित करना का जो घटनाक्रम है वो क्या है? पीतक जनन या विटेलोजेनेसिस है। मैंने एक चीज यहाँ पर चर्चा की, जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन वयस्क हार्मोन कह दीजिए, परिपक्व अवस्था आने, लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पश्चात ही जुवेनाइल हार्मोन मोचित होता है, रिलीज होता है ना, और कंप्लीट घटनाक्रम चलता है, पूरे पीतक का निर्माण होता है। पीतक का निर्माण क्यों करना है ये कंसेप्ट हम पहले ही समझ चुके हैं, भ्रूण के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब ये पूरा जो घटनाक्रम होगा, चक्र होगा, वो पीतक जनन कहलाता है। ठीक है, पीतक जनन मैंने बताया ग्लाइकोलाइकोप्रोटीन होता है, सम्मिलित रूप में इसमें किसका निर्माण हुआ? ग्लाइकोलाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कह दीजिए, कार्बोहाइड्रेट पिटल प्रोटीन का हुआ, जो एक सामान्य कोशिका द्रव्य में जनरली भी पाए जाते हैं, तो वही पीतक का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक जीन और एक प्रोटीन भी उपयोगी होती है पीतक जनन की क्रिया में, और उस जीन का, उस प्रोटीन का भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, नाम याद रखना है। उसको बोलते हैं विटेलोजेनिन। प्रोटीन है जिसका नाम विटेलोजेनिन है। विटेलोजेनिन प्रोटीन है जो पीतक के निर्माण में अहम योगदान करती है, और एक इसी से रिलेटेड एक जीन जिसको वीजी कहा जाता है, विटेलोजेनिन है, वीजी जीन है जो वीजी प्रोटीन का संश्लेषण कर। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं टेक्निकल, आपको एक एक शब्द को गौर करना है और उसकी व्याख्या को समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीजी फॉर विटेलोजेनिन है, लेकिन जीन को शॉर्ट में क्या नाम दिया है? वीजी जीन। और वीजी से रिलेटेड जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो प्रोटीन का नाम क्या है? विटेलोजेनिन। और विटेलोजेनिन जो प्रोटीन है ये किसका काम करवाती है? विटेलोजेनेसिस का, पीतक के निर्माण का, पीतक जनन का, पीतक संश्लेषण का। ठीक है, ये सब आपको ध्यान देना। अब देखिएगा इसकी भौतिक और रासायनिक प्रकृति की बात करें हम, पीतक की भौतिक या रासायनिक प्रकृति की बात करें तो भौतिक रूप से जो पीतक है, कई वैज्ञानिकों ने माना है कि वशीय पीतक होता है अलग अलग प्रकार से, कईयों ने माना है प्रोटीन पीतक होता है, प्रोटीन पीतक होता है, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये किस प्रकार से माना, जिस पीतक के अंदर वसा की मात्रा अधिक होती है उसको वशीय पीतक कह दिया, जिस पीतक के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है उसको प्रोटीन पीतक कह दिया। और ऐसा भी माना गया प्रोटीन वाले जो पीतक है ये मोस्टली एकशेरुकियों में पाया जाता है, एकशेरुकियों में और निम्न कशेरुकियों में। ठीक है, प्रोटीन वाला पीतक अक्सर किन प्राणियों में पाया जाता है? एकशेरुकी, इनवर्टेब्रेट्स में और लोअर कॉर्डेट्स में। ठीक है, जबकि वसा वाला जो पीतक है ये उन प्राणियों में पाया जाता है जो बहुपीतकी होते हैं, बहुपीतकी। और बहुपीतकी का मतलब हम कह सकते हैं जैसे मतलब कॉर्डेटा, उच्च कशेरुकी।
उच्च कशेरुकी प्राणी। और उच्च कशेरुकी का मतलब, और उच्च कशेरुकी प्राणी देखिएगा बहुपीत की होता है। इसमें मोस्टली जो हम एग्जांपल्स दे सकते हैं वो रेप्टिलियन लेविज का है ना। रेप्टिलिया एंड एविज। एविज, ठीक है। रेप्टिलिया और एविज दो फाइला, दो समूह प्राणियों के कॉर्डेटा में ऐसे हैं जिनके अंडे बहुपीत की होते हैं और उच्च कशेरुकी भी है। इनके अंडों में पीतक की मात्रा, मतलब पीतक जो होता है अंडों में उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसा वैज्ञानिकों ने माना था, ठीक है। जबकि एककशेरुकी और निम्न कशेरुकी जैसे 8 कोर्स के होते हैं, निम्न कशेरुकी में जैसे एम्फियोक्सस है ना, सिफेलोकॉर्डेटा के सदस्य हैं, उनमें जो पीतक होता है वो प्रोटीन प्रकृति का होता है, इस प्रकार से माना। अब हम निर्माण की बात करें कि पीतक का निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसमें भी अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने माना प्रारंभ में कि पीतक का जो निर्माण है वो केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक के पास ही एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो पीतक के निर्माण में अपना योगदान करती है ना। उसको पीतक केंद्रक नाम दिया था, नाम भी पीतक केंद्रक दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है, और कुछ वैज्ञानिकों ने तो ऐसा माना था कि पीतक के निर्माण में माइटोकॉन्ड्रिया का योगदान होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के श्वसन बादल बनते हैं बहुत अधिक संख्या में और उनके द्वारा विटेलोजेनेसिस की क्रिया होती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने फिर बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इन सब का भी विटेलोजेनेसिस में योगदान होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से माना। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि अलग अलग जंतुओं में विटेलोजेनेसिस की जो क्रिया है वो अलग अलग काय यानी स्ट्रक्चर यानी संरचना के द्वारा होता है। जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स, कीटों में जो पीतक का निर्माण होता है वो फैट बॉडी के द्वारा होता है। फैट बॉडी, फैट जिसको वसा कहते हैं, और फैट बॉडी कीटों में पाई जाती है। किडनी के ऊपर फैट बॉडी पाई जाती है। फैट बॉडी के द्वारा ही कीटों में जो है विटेलोजेनेसिस की क्रिया होती है, यॉक का फॉर्मेशन होता है। ऐसा कुछ वैज्ञानिकों ने माना। जबकि वैज्ञानिकों ने यह माना कि जो कशेरुकी होते हैं, मैक्सिमम अधिकांश जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, उच्च जो प्राणी है, बहुपीत की जो प्राणी है, उनमें जो विटेलोजेनेसिस का कार्य है वो यकृत में होता है, लीवर में होता है। आपको कंसेप्ट समझना है। अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। अभी हम चर्चा करेंगे मोस्टली लीवर को लेकर ही, क्योंकि अक्सर ये काम लीवर में ही होता है। कशेरुकियों की बात करते हैं, वास्तव में देखा जाए तो कीटों में फैट बॉडी ही ये काम करती है, ठीक है। हालांकि अलग अलग है मामला, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने माना। अब देखिएगा, हम लीवर की बात करें तो लीवर में किस तरीके से विटेलोजेनेसिस की क्रिया होती है। देखिए, यकृत को लेकर के हम चर्चा करते हैं तो ऐसा माना गया है यकृत की कोशिकाओं में पीतक का प्रोटीन, ग्लाइकोजन एंड लिपिड वगैरह इन सब का संश्लेषण होता है और लिक्विड फॉर्म में वहां से पीतक रक्त के साथ घुलनशील अवस्था में ओवरी तक पहुंचता है, ओवरी की कोशिकाओं तक पहुंचता है। मतलब फॉर्मेशन लीवर में हुआ, वहां से लिक्विड फॉर्म में रुधिर के साथ घुलित अवस्था में कहां तक सर्कुलेट होता है, अंडाशय की कोशिकाओं तक जाता है। अंडाशय के अंदर पोषक कोशिकाएं होती हैं जिनको फॉलिकुलर सेल बोलते हैं, फुटक कोशिकाएं होती हैं, नर्स सेल्स होती हैं। उन कोशिकाओं में जाकर के संग्रहित हो जाता है और नर्स सेल यानी फॉलिकुलर को जो फुटक कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं अंडाणु कोशिका को अपना पोषक पदार्थ देने के बाद डिजेनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, आवासित हो जाती है। यानी अंत में कुल मिलाकर जो योग बना यकृत को कहाँ पहुंच जाता है, अंड कोशिका में पहुंच जाता है। इस तरह के प्रोसेस को वैज्ञानिकों ने बताया था।
तो मेरे कहने का मतलब यह है, रासायनिक प्रकृति जो है पीतक की, उसमें ऐसा माना गया है कि इसमें एक फॉस्फेटिन प्रोटीन पाई जाती है। एक तो फॉस्फेटिन प्रोटीन और एक लाइकोप्रोटीन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिएगा, एक फॉस्फेटिन के अणु, वैसे तो एक बिंबाणु जो होता है उस बिंबाणु में, मतलब पीतक का एक बिंबाणु, पीतक के एक बिंबाणु में फॉस्फेटिन का एक अणु और ग्लाइकोप्रोटीन के 2 अणु होते हैं। इसके 2 होते हैं, इसका एक होता है। और ये तीनों अणु जालक रूप से स्फटिकीय संरचना बनाते हैं, लैटिस वाली जालक जिसको बोलते हैं, लैटिस या जालक वाली स्ट्रक्चर बनाते हुए ये तीनों अणु व्यवस्थित रहते हैं, तब जाके पीतक का एक बिंब, एक बिंबाणु बनता है। ठीक है, क्योंकि भौतिक प्रकृति के आधार पर जो पीतक है, ये रासायनिक प्रकृति की बात कर रहा है। रासायनिक तौर पर क्या है, फॉस्फेटिन, और फॉस्फेटिन ऐसी प्रोटीन जिसमें फॉस्फेट के यानी फास्फोरस के प्रमाण पाए, फास्फोरस के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के अणु पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही होगी। इन दोनों को मिला देता है फॉस्फेट युक्त प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है, इसके साथ लिपिड भी जुड़ा हुआ है, और लिपिड फॉस्फेट प्रोटीन सारा मिलकर ये तो वसा बनाते हैं, सीधा नहीं, जिसको हमने क्या कहा था, ग्लाइकोप्रोटीन। मेरे कहने का मतलब यह है, भौतिक प्रकृति के रूप से जो देखें तो जो पीतक है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बिंबाणु, बिंब पीतक, और एक होता है अबिंब पीतक। बिंब पीतक में क्या है, छोटे कणों के रूप में पाया जाता है, डिस्क के रूप में जमा हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये, एक बिंब में, एक बिंबाणु में, पीतक के एक बिंबाणु में फॉस्फेटिन के का एक अणु और ग्लाइकोप्रोटीन के 2 अणु पाए जाते हैं। लेकिन एक फैक्टर है, जो फॉस्फेटिन है इसमें फॉस्फेट समूह मौजूद है, और जब तक फॉस्फेट समूह मौजूद रहता है, बहुत अच्छी समझने की बात है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना, जब तक इसके अंदर फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट का अणु उपस्थित रहेगा, तब तक ये अघुलनशील होता है। सीधा सा रीजन, जब अघुलनशील होगा पीतक का अणु, तो वो घुल करके रक्त के साथ अंडाणु तक कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा, है ना, अंडाशय तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे में इसको घोलना जरूरी है, और घोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉस्फेट के अणु को अलग करना पड़ेगा। इसमें से फॉस्फेटिन में से फॉस्फेट के अणु को अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए एक एंजाइम काम में आता है, इसको फॉस्फेटेज बोलते हैं। फॉस्फेटेज एंजाइम जो फॉस्फेट को जो है फॉस्फेटिन को घुलनशील में बदल देता है, वो घुलनशील था। बात समझना, फॉस्फेटिन में फॉस्फेट है तब तक घुलनशील है, फॉस्फेट को निकाल देंगे फॉस्फेटेज के द्वारा, फॉस्फेट निकलने के बाद जो फॉस्फेटिन बनेगा वो घुलनशील होगा। जब घुलनशील है तो रुधिर के साथ घुल करके अंडाशय की कोशिकाओं तक ट्रांसपोर्ट हो जाए, पहुंच जाए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अंडाशय कोशिकाओं तक पहुंचने के पश्चात इन फॉस्फेटिन के अणुओं को तरल अवस्था में कोशिका पायन की विधि के द्वारा जिसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है, एक फेगोसाइटोसिस क्रिया होती है, एक पिनोसाइटोसिस होती है। तरल पदार्थों को अंदर लेने की जो विधि है वो पिनोसाइटोसिस है। ये तरल है, घुलनशील है। पिनोसाइटोसिस की विधि के द्वारा अंडाशय कोशिकाएं अपनी मेम्ब्रेन से वेसिकल बनाकर उसको अंदर ग्रहित कर लेती है, और वो कोशिका पायन वाली जो मेम्ब्रेन है पिनोसोम, उसको पिनोसोम बोलते हैं। पिनोसोम जो बनेगी वो पिनोसोम जो बनेगी, ये पिनोसोम अंड कोशिका के अंदर घूमती रहेगी। घूमते हुए उसको फिर लाइटिक एंजाइम्स के द्वारा क्या किया जाएगा, डैमेज किया जाएगा, गलाया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, जिससे उससे अंदर का भरा हुआ जो
बिंब है पीतक का, पीतक युग का वाले जो पदार्थ भरे हुए वो कहाँ रिलीज हो जाएंगे, अंड कोशिका, अंड कोशिका में रिलीज हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से अंडाणु तक एक लिपिड उसके अंड कोशिका तक पीतक के जो बिंबाणु है, अणु है, वो पहुंच जाते हैं, सर्कुलेट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक काइनेज एंजाइम और होता है, वो काइनेज एंजाइम इसमें एक अपना अहम रोल प्ले करता है, काइनेज एंजाइम अहम रोल प्ले करता है यहाँ पर, और ये क्रिया किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिया किसमें होती है, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये क्रिया किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में फॉस्फेट बनाने के लिए फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है, और फॉस्फेट कहाँ से आएगा, फॉस्फेट यानी, और फॉस्फेट का मतलब एटीपी से, एटीपी कहाँ मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। काइनेज एंजाइम होगा, ये काइनेज एंजाइम एटीपी से एक फॉस्फेट को लेंगे, एटीपी बनेगा और क्या बना देंगे, पुनः फॉस्फेटिन बना देंगे, जो बार बार काम आता रहेगा किसमें, पीतक के निर्माण के लिए। लगातार एक अणु फॉस्फेटिन का चाहिए हमको, तो ये फॉस्फेटिन बनाने के लिए हमको फॉस्फेट के अणु की जरूरत होगी। फॉस्फेट कहाँ से आएगा, एटीपी से, एटीपी कहाँ मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये कार्यक्रम कहाँ होगा, ध्यान रखना है, फॉस्फेट निर्माण का घटनाक्रम चक्र कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में क्या संचित होती है, एटीपी। इनको काइनेज एंजाइम के द्वारा विघटित करके फॉस्फेट रिलीज किया जाता है, वो फॉस्फेटिन बनाने में काम आता है, ठीक है। लगातार यहाँ फॉस्फेटिन बनता रहता है, और इस प्रकार से लिपिड के अणु का, सॉरी पीतक के अणु का, बिंबाणु का निर्माण होता रहता है। पीतक में, यकृत में ये निर्माण हुआ, और वहां से सर्कुलेट होकर कहां तक पहुंचता है, अंडाशय की नर्स सेल्स तक पहुंचता है, अंडाशय की पोषक कोशिकाओं तक पहुंचता है, जिनको हम फोलिकल सेल कहते हैं, पुटक कोशिकाएं कहते हैं। एक अंड कोशिका पुटक कोशिकाओं के द्वारा घिरी रहती है, और ये पुटक कोशिकाएं अपना सारा पोषण पदार्थ अंड कोशिका को दे करके नष्ट हो जाती हैं, और कंप्लीटली अंड कोशिका में अधिक मात्रा में पीतक पदार्थ संचित हो जाता है, जो भ्रूण के पोषण के लिए भविष्य में जरूरी होता है, ठीक है। ये बात ग्रोथ फेज की यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसी के साथ ये ग्रोथ फेज समाप्त हो जाती है। आगे हम मैच्योरेशन अवस्था पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो।